Hello dear students, today's topic is component of genetic variation means to say आनुवंशिक विभिन्नता के अंग या भाग. So component of genetic variation. Before going to the genetic variation, first आपको variation के बारे में जानना होगा. What is variation या भिन्नता? भिन्नता क्या होती है? कोई भी अवलोकनीय भिन्नता या अंतर जो दो जीवों के बीच में हमको दिखता है. मीन टू से एनी ऑब्जर्वेबल वेरिएबिलिटी फाउंड बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. इज दैट क्लियर? टाइप्स ऑफ वेरिएशन क्या है? फिनोटाइपिक वेरिएशन, द टोटल वेरिएबिलिटी विच इज ऑब्जर्वेबल. जीनोटाइपिक वेरिएशन, आनुवंशिक भिन्नता. द इनहेरेंट और जेनेटिक वेरिएशन विच रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय एनवायरमेंटल चेंजेस. मतलब ऐसे वेरिएशन या ऐसी भिन्नता जो कि वातावरण से प्रभावित नहीं होती है उसे हम जीनोटाइपिक वेरिएशन कहेंगे. तीसरा एनवायरमेंटल वेरिएशन, ऐसी वेरिएशंस जो नॉन हेरिटेबल होती है, अवंशागत होती है, पर वह इंटायरली सिर्फ वातावरणीय प्रभाव से होती है और वेरी करती है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस या पर्यावरणीय कंडीशंस में. इसके कारण क्या है? कॉजेज ऑफ वेरिएशन बाय द जीन्स. तो पहला कारण है मोनोजेनिक वेरिएशन. मोनोजेनिक वेरिएशन मतलब एक जीनी भिन्नता. ये एक या एक से ज्यादा दो प्रभावी जीन्स जो कि बदलाव लेते हैं किसी ट्रेट के एक्सप्रेशन में. एग्जाम्पल, पेटल कलर ऑफ फ्लावर. जैसे पेटल कलर तो क्वालिटेटिव जीन्स का फीचर है. मेंडल के केस में आपने देखा था कि एक पेटल कलर उनका एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट हुआ था जो कलर्स के वेरिएशन को गवर्न करता था. तो उससे आप समझ सकते हैं. दूसरा है पॉलीजेनिक वेरिएशन, जो बहुजीनी भिन्नता, जो दो से ज्यादा जीन्स जब किसी भिन्नता को, किसी ट्रेट के एक्सप्रेशन को बदलते हैं या गवर्न करते हैं तो हम उसको पॉलीजेनिक चेंज या पॉलीजेनिक वेरिएशन कहेंगे. जैसे हाइट, ह्यूमन हाइट, प्लांट हाइट, स्किन कलर, आई कलर, वेट एक्सेट्रा. ये जो है तीन प्रकार के होते हैं: फिनोटिपिक, जीनोटिपिक और एनवायरमेंटल. नाउ कम टू फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी. फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी अवलोकनीय भिन्नता, ऑब्जर्वेबल होती है. इसमें दोनों का एडिशन होता है. मीन्स टू से फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी इज द मिक्सचर ऑफ बोथ जीनोटिपिक एंड एनवायरमेंटल वेरिएशन एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड टोटल वेरिएशन. मतलब ऑलवेज हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू G प्लस ए. व्हेन E इज जीरो, जब E जीरो होगा मतलब एनवायरमेंटल वेरिएशन है तो जीरो होगा तो P इज इक्वल टू G. पर ऐसा होता नहीं है. इट चेंजेस अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन एंड इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फिनोटिपिक वेरिएंस. इसको फिनोटिपिक वेरिएंस के टर्म्स में मापा जाता है और ये बदलता रहता है. फिर आफ्टर जीनोटाइपिक वेरिएशन पे आते हैं. आनुवंशिक भिन्नता होती है, इसको जेनेटिक या इनहेरेंट वेरिएबिलिटी कहते हैं. वह वातावरणीय कंडीशन से अनअल्टर्ड होती है, अप्रभावी होती है और ऐसी वेरिएबिलिटी बहुत ही उपयोगी होती है किसी भी पादप प्रजनक के लिए. वो एक्सप्लॉइट करते हैं सिलेक्शन के लिए या हाइब्रिडाइजेशन के लिए. इट मीन्स टू से हमारे काम का एज ए ब्रीडिंग के काम का जीनोटिपिक वेरिएशन ही है. और जो है ये इसको मापा जाता है इन टर्म्स ऑफ जीनोटिपिक वेरिएंस. वेरिएंस के टर्म्स में मापा जाता है और इसमें एडिटिव डोमिनेंस और एपिस्टेटिक कंपोनेंट का भाग होता है जिसे हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे. वातावरणीय भिन्नता वो इंटायरली जो है वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट से होती है और डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस से वैरी करती है. ऐसे जो अनकंट्रोल्ड वेरिएशन है इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एरर मीन वेरिएंस और वेरिएशन इन प्योर लाइन एंड F1s और नॉन हेरिटेबल और इन्वायरमेंटल. मतलब प्योर लाइन में अगर कोई वेरिएशन मिल रहा है और F1 जनरेशन में वेरिएशन मिल रहा है तो वो नॉन हेरिटेबल होता है. वो मुख्यतः जो है वातावरण से होता है, वो जेनेटिक नहीं होता है.
नाउ जेनेटिक वेरिएंस हम इसे अनुवांशिक प्रसरण कहते हैं। अनुवांशिक प्रसरण क्या होता है? इट इज अ हेरिटेबल पोर्शन ऑफ टोटल और phenotypic variance. It is of three types: additive variance, dominance variance and epistatic variance. डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दिया है। सबसे फर्स्ट में एमएल फिशर ने दिया था 1918 में एडिटिव, डोमिनेंस एंड एपिस्टेटिक वेरिएंस। फिशर ने इसे एवरेज इफेक्ट ऑन जीन्स बताया है कि जीन्स का औसत प्रभाव होता है और ये मीन वैल्यू से ये डेविएट होते हैं, इंट्रा एलिलिक होते हैं एडिटिव वेरिएंस, जबकि और एपिस्टेटिक वेरिएंस जो है वो डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू से होते हैं और इंटर एलिलिक होते हैं। दो डिफरेंट नेचर के जीन्स के थ्रू इंटर एलिक रिलेशन होता है। राइट ने इसे 3 भाग में दिया। नाउ राइट ने 1935 में जेनेटिक वेरिएंस को एडिटिव वेरिएंस और नॉन एडिटिव वेरिएंस में क्लासिफाई किया। तो एडिटिव वेरिएंस को सेम जो फिशर ने दिया था उसी रूप में उन्होंने डिफाइन किया कि एवरेज इफेक्ट ऑन जीन्स है, जबकि जो नॉन एडिटिव वेरिएंस है उसको उन्होंने डोमिनेंट और एपिस्टेटिक वेरिएंस में क्लासिफाई किया। मीन्स टू से जैसे फिशर ने दिया था उसी तरीके से मोर और लेस अंतर नहीं था, सिर्फ उन्होंने 3 कहा और इन्होंने 2 कहा। एडिटिव कहा जो योगात्मक है और जो नॉन एडिटिव जो अयोगात्मक है, जिसको जोड़ा नहीं जा सकता। फिर मैथर ने 1949 में उसको भी 2 भाग में ब्रेक किया। हेरिटेबल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वंशागत है और अवंशागत है। हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल। एक तो हेरिटेबल फिक्सेबल है, वंशागत और फिक्सेबल स्थिर है, और वंशागत और अस्थिर है। इस तरीके से उन्होंने दिया। तो हेरिटेबल फिक्सेबल को इन्होंने बताया कि यह एडिटिव वेरिएंस और एडिटिव इनटू एडिटिव कंपोनेंट ऑफ एपिस्टेसिस होता है, जबकि हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल जो है वो डोमिनेंट वेरिएंस है और ये एडिटिव डोमिनेंट और डोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ एपिस्टेसिस है। यहाँ पे रोल ऑफ जेनेटिक वेरिएंस हम बताएंगे कि क्या रोल है जेनेटिक वेरिएंस का। सबसे पहले ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना वेरिएशन के आप कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, किसी न्यू जनरेशन में डाल नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो फिशर ने यहाँ पे जैसे बताया कि 3 पार्ट में एडिटिव, डोमिनेंस और एपिस्टेटिक में कन्वर्ट किया या डिवाइड किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि एडिटिव कंपोनेंट क्या है? योगशील प्रसरण। योगशील मतलब वो योग होने की क्षमता, जोड़ने की क्षमता उसमें होती है। ऐसा प्रसरण या ऐसा वेरिएंस जो ऐड हो सके, एक से दूसरा का एडिशन हो सके। तो ये कैसे होता है? ये जो कंपोनेंट है ये कैसे अराइज होता है? फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन 2 होमोजाइगोट, मतलब 2 समयुग्मजी कह सकते हैं। 2 समयुग्मजी जीन के अंतर से निकलने वाला एक भाग है। एग्जाम्पल, 2 समयुग्मजी कैपिटल ए हो सकते हैं और स्मॉल ए हो सकते हैं। इस तरीके से ये बनता है। दूसरा है डोमिनेंस कंपोनेंट या प्रभावी प्रसरण या प्रभावी भाग कहेंगे। यह कैसे आता है? यह जो है डेविएशन ऑफ हेट्रोजाइगोट या विषम युग्मजी। विषम युग्मजी कोई फिनोटाइप या प्लांट है, स्पीसीज है, उसका डेविएशन होगा फ्रॉम द एवरेज ऑफ फिनोटाइपिक वैल्यू ऑफ द 2 होमोजाइगोट्स, कैपिटल ए और स्मॉल ए। उदाहरण के लिए कैपिटल ए 10 की यूनिट रखता है और स्मॉल ए 5 की यूनिट रखता है। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 15 का अगर मीन निकालेंगे तो 7.5 अगर इसका एवरेज फिनोटाइपिक वैल्यू है और हेट्रोजाइगोट का एवरेज फिनोटाइपिक वैल्यू अगर 10 से कम 9 है मान लीजिए, है ना, तो 9 है और इनका मीन वैल्यू 7.5 है। तो डेविएशन ऑफ हेट्रोजाइगोट फ्रॉम द एवरेज ऑफ फिनोटाइपिक वैल्यू ऑफ 2 होमोजाइगोट, मतलब कितना डेविएट हुआ? 7.5 और 9 के बीच में कितने का अंतर हुआ? तो 1.5 का अंतर हुआ। तो 1.5 यूनिट का जो डेविएशन आया हेट्रोजाइगोट का, वही है उसका डोमिनेंस कंपोनेंट। यह जो है इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन से उपजता है।
इंट्रा एलिलिक मतलब सेम प्रकार की जो दो जीन्स है उनके अंतर से आता है, सेम प्रकार की जीन। जैसे अगर हम स्पाइक लेंथ की कोई जीन है तो स्पाइक लेंथ और स्पाइक लेंथ की जीन का इंट्रैक्शन होगा, उससे जो कंपोनेंट निकलेगा वो होगा डोमिनेंस कंपोनेंट। तीसरा है एपिस्टेटिक और इंट्रैक्शन कंपोनेंट, प्रबल प्रसरण। तो यह इंट्रैक्शन जो है वो दो या दो से ज्यादा जीन्स के बीच में होता है। अंतःक्रिया, आपस में उलझना, आपस में सुलझना, आपस में टकराना। इसके बाद में हैमन एंड माथर ने इस एपिस्टेटिक इंट्रैक्शन को और तीन प्रकार में तोड़ा, जैसे additive into additive interaction, epistatic interaction, additive into dominant और dominant into dominance। तीन प्रकार का इंट्रैक्शन तोड़ा, आगे डिस्कस करेंगे इसे। एडिटिव वेरिएंस को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं। यह जो है जेनेटिक वेरिएंस का वह भाग है जो एवरेज इफेक्ट्स का रिजल्ट है सभी जो सेग्रीगेटिंग लॉकस पे जो जीन्स है उनका भी संयोजित जितनी भी जीन्स हैं उनका एवरेज इफेक्ट्स जब प्रदर्शित होता है तो उससे बनने वाला जो वेरिएंस है वो एडिटिव वेरिएंस है। इसके कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे इनमें लैक ऑफ डोमिनेंस होता है, प्रभाविता का गुण नहीं होता है, मतलब मध्यवर्ती एक्सप्रेशन दिखाते हैं। यह मुख्यतः होमोजाइगोसिटी से जुड़े होते हैं। होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोट मतलब आप समयुग्मजी कह सकते हैं, सम एक जैसे युग्मक बनाते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड में ज्यादा होते हैं और क्रॉस में कम होते हैं। ये फिक्सेबल होते हैं मतलब स्थिर होते हैं, वेरी नहीं करता है। इसलिए यदि हम ऐसे का सिलेक्शन करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही प्रभावी होगा। और इसकी जो आवश्यकता होती है वो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी मतलब संकर जो है आपकी वंशागतित्व, ठीक है, संकर अर्थीय वंशागतित्व या लघु अर्थीय वंशागतित्व को मापने में आवश्यकता होती है। और रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, मतलब संरक्षण या वर्ण जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी के। जितना ज्यादा हम सिलेक्शन करेंगे उतनी ज्यादा नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। ब्रीडिंग वैल्यू, प्रजनन मूल्य किसी भी इंडिविजुअल की वो डायरेक्टली जो है एडिटिव जीन से मापी जाती है। मतलब जो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है, प्रभाव या मतलब सामान्य संयोजन क्षमता किसी पेरेंट का वो एडिटिव जीन इफेक्ट्स का माप होता है। यह जो है डिप्लीट होती है, घटती है प्रोपोर्शनेटली एक दर में टू द इम्प्रूवमेंट मेड बाय द सिलेक्शन। जैसे जैसे हम सिलेक्शन करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वो एक चरण में कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी यह बताइए। क्यों कम होगी? क्योंकि जैसे जैसे हम सिलेक्ट करेंगे एक स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स को तो भिन्नता कम हो जाएगी, वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी। तो वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली जो है ये जो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। नेचुरल प्लांट ब्रीडिंग पॉपुलेशन होती है, प्राकृतिक जो है पादप प्रजनन की जो समष्टियां हैं, वहां पे एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस जो प्रीडोमिनेंट होता है मतलब नेचुरल कंडीशंस में, और उसके बाद में डोमिनेंस वेरिएंस होता है। फिर एडिटिव जीन एक्शन जो है वो मुख्य कारण है रिजेम्बलेंस का, मतलब समानता का, किसके बीच में? किसी रिलेटिव्स के बीच में और उसके प्रोजेनी के बीच में। ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट, ये नया टर्म है ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट, हिंदी में कहते हैं उत्क्रामी विसंयोजन। यह जो है रिजल्ट है एडिटिव जीन एक्शन का। एडिटिव जीन एक्शन से बनता है मीन्स टू से ऐसे सेग्रीगेंट्स या ऐसे विसंयोजन जो अपने पेरेंट से बहुत ही आगे रहते हैं, बहुत फॉल आउटसाइड द रेंज ऑफ पेरेंट्स। और ये क्यों होते हैं? फिक्सेशन ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन इन सेपरेट इंडिविजुअल्स। अगर डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन अलग अलग इंडिविजुअल्स में फिक्स हो और उनके बीच में क्रॉस हो जाए तो वहां पे चांसेस हैं कि ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मीन्स टू से अगर दो क्रॉस हम लेके चल रहे हैं, एक में डोमिनेंट डोमिनेंट है, दूसरे में रिसेसिव रिसेसिव है, तो वहां पे नहीं होगा चांस। लेकिन अगर
हम 10 कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं और 10 कैरेक्टर में 5 कैरेक्टर एक में डोमिनेंट है और 5 कैरेक्टर दूसरे में डोमिनेंट है। तो जब उन वेरिएबल के बीच में जब क्रॉस होगा तो जो F1 मिलेगा वहां पे डेफिनेटली ऐसा कोई प्लांट जरूर मिलेगा जहां पे 10 के 10 कैरेक्टर एक प्लांट में फिक्स हो जाएगा और जिस प्लांट में फिक्स होगा वो बनाएगा ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट। नाउ कम टू डोमिनेंस वेरिएंस, इसको डी से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि डेविएशन है एडिटिव स्कीम का और ये इंट्रा एलिलिक जीन एक्शन से गवर्न होता है। यहाँ पे हम इसके मेन डेफिनेशन के बाद फीचर्स पे आएंगे। डोमिनेंट जीन एक्शन है और ये जीन एक्शन कई प्रकार के होते हैं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस या ओवर डोमिनेंस शो करेगा। दूसरे शब्दों में हेट्रोजाइगोट ए स्मॉल ए ये जो है मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है किसी भी कैरेक्टर के लिए। The parent to which a heterozygote approaches more closely for a particular trait is known as dominant parent and other is recessive parent. Means to say जो भी F1 उसकी जनरेशन होगी जिस पेरेंट की तरफ में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए झुकाव दिखेगा हम कहेंगे कि वो जो है डोमिनेंट पेरेंट है, दूसरा रेसेसिव पेरेंट है। डोमिनेंस वेरिएंस मुख्यतः हेटेरोजाइगोसिटी से लिंक्ड होती है। ये नॉन फिक्सेबल होती है, मतलब ये वंशागत नहीं होती है, एक वंश से दूसरे वंश, तीसरे वंश, चौथे वंश में नहीं जा सकती है, सिर्फ किसी एक वंश में ही रह सकती है और अगले वंश में वो बिखर जाएगी। इसलिए ऐसे गुणों का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुणों का चयन करने से वो जो प्रभावी नहीं होगा सिलेक्शन। पर डोमिनेंस वेरिएंस की कुछ खूबियां भी हैं। यह हेटेरोसिस या संक्रोच का मुख्य कारण है और इसी से संक्रोच आता है। इसका दूसरा गुण है स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी वेरिएंस, विशिष्ट विशिष्ट संयोजन क्षमता प्रसरण कहेंगे। यह जो है डोमिनेंस वेरिएंस का माप होता है और डायएलील, पार्शियल डायएलील और लाइन इनटू टेस्टर क्रॉस एनालिसिस में यह मापा जाता है। डोमिनेंस वेरिएंस जो है वो सेल्फिंग के थ्रू घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे हम सेल्फिंग स्वपरागण या इनब्रीडिंग कराएंगे, अंतर प्रजनन कराएंगे, तो रैपिडली होमोजाइगोसिटी लाइक एलील्स फिक्स होने लगते हैं और अनलाइक एलील्स हटने लगते हैं नेचुरली। नेचुरल ब्रीडिंग पॉपुलेशंस में डोमिनेंस वेरिएंस जो है वो ऑलवेज कम होता है एडिटिव वेरिएंस से। नाउ कम टू लास्ट एपिस्टेटिक वेरिएंस या प्रबल प्रसरण या प्रबलता प्रसरण। यह जो है एडिटिव स्कीम से डेविएट करता है और इंटर एलिलिक इंटरेक्शन की वजह से होता है, मतलब ऐसी अंतरक्रिया जो अलील्स दो या दो से ज्यादा जीन्स के अलील्स के बीच में होने से होती है। एपिस्टेटिक वेरिएंस जो एपिस्टेटिक जीन एक्शन का माप है और ये तीन प्रकार का है, एडिटिव और एडिटिव, एडिटिव और डोमिनेंस और डोमिनेंस और डोमिनेंस। एडिटिव और एडिटिव जो है वो दो या दो लोकस से ज्यादा जो डोमिनेंस नहीं रखते हैं उनके बीच होता है और फिक्सेबल होता है। दूसरा एडिटिव और डोमिनेंस जो है वो दो लोकस के बीच में होगा, एक लैक ऑफ डोमिनेंस होगा और दूसरा डोमिनेंट जीन होगा और उनके बीच में होता ये हम इसको नॉन फिक्सेबल कहेंगे। हेरिटेबल तो होगा लेकिन ये नॉन फिक्सेबल होगा। डोमिनेंस और डोमिनेंस ये भी दो लोकस से ज्यादा के बीच में डिफरेंस इंटरेक्शन से होता है और उसमें जो भी लोकस होंगे वो डोमिनेंस ही रखेंगे, लैक ऑफ डोमिनेंस नहीं होगा। और ये जो है इसका गुण होता है कि ये नॉन हेरिटेबल होता है और नॉन फिक्सेबल होता है। न ये हेरिट हो सकता है, वंशगत हो सकता है और न ये स्थिर होता है। तो इस तरीके से पहला जो रजिस्टर फिक्सेबल है, इफेक्टिव होता है और बाकी के दोनों जो एपिस्टेटिक वेरिएंस है अनफिक्सेबल होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ संकरण करना चाहिए, संक्रोच उत्पन्न करना चाहिए या हाइब्रिड ब्रीडिंग करनी चाहिए। पर जनरेशन मीन एनालिसिस जो विधि है, हम वहाँ पे एपिस्टेटिक जीन एक्शन को क्लासिफाई करते हैं उनके साइंस के माध्यम से। साइंस मतलब निशान कहेंगे, जो धनात्मक निशान, ऋणात्मक निशान, जैसे
साइंस ऑफ एच एंड एल इंटू टू टाइप्स। एच और एल को टू टाइप्स में मानते हैं। एपिस्टेटिक जीन एक्शन का ये है, जब एच और एल का दोनों सेम साइन होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को और कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस बताएगा। लेकिन जब एच और एल का अपोजिट साइन होगा, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो वहां पे वो डुप्लीकेट एपिस्टेसिस बताएगा। इस तरीके से एपिस्टेसिस को हम अलग डिफाइन करते हैं। जबकि नेचुरल प्लांट ब्रीडिंग पॉपुलेशन में एपिस्टेटिक वेरिएंस जो है वो बहुत ही कम होती है। एपिस्टेटिक वेरिएंस या इंटर-एलिक इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड परिमाप कम होता है। So I think that is all about the component of genetic variations. I hope all of you got understood well. Okay, thank you for the session listening me.